भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। संविधान हत्या दिवस लोकतंत्र सेनानियों के आज सम्मान के अवसर पर मंच पर आसीन अभी जिनका बहुत ही सारगर्भित वक्तव्य हम लोगों ने सुना और लोकतंत्र सेनानी के नाते जिन्होंने काम किया, राज्यसभा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय नरेश बंसल जी, मंच पर आसीन मेरे साथ उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय खजानदास जी, यहाँ की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी और प्रदेश के उपाध्यक्ष और इस कार्यक्रम के संयोजक श्री शैलेंद्र बिष्ट जी और प्रदेश के महामंत्री भाई कुंदन परिहार जी, महानगर के अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल जी और हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राकेश गिरी जी और सामने हमारे बैठे हुए रवि जी, ओमी जी, सभी हमारे लोकतंत्र सेनानी जी, राजकुमार टोंक जी, हरीश काम्बोज जी, योगेंद्र कोहली जी, केशरदास टंग जी और सभी उपस्थित हमारे बहुत वरिष्ठ दायित्वों पर जो काम कर चुके हैं, काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे सभी वरिष्ठ महानुभाव और आज कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी मातृशक्ति, युवा, हमारे नौजवान साथी और मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं आज के इस विशेष कार्यक्रम में इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी लोकतंत्र सेनानी एवं उनके सभी परिजनों का अपनी ओर से हृदय से आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और आज से ठीक 51 वर्ष पूर्व सत्ता के अहंकार में डूबी उस समय की कांग्रेस की सरकार ने इस देश में संविधान की हत्या की, देश की आत्मा पर चोट की, लोकतंत्र पर ऐसा प्रहार किया था जिसकी टीस आज तक भी प्रत्येक भारतवासी के दिल में है। और सच में अभी रवि जी का और नरेश जी का मैं उद्बोधन सुन रहा था, ये ज़रूर जो है इन लोगों को समय की अधिकता लग रही थी क्योंकि इनके अपने कार्यक्रम होते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये और बोले और हम जैसे बच्चे कहानियाँ सुनते हैं उस प्रकार से सुनते रहे। किस प्रकार से इन लोगों ने जो है वो समय बड़ा संघर्ष का समय था और आज भारत का संविधान और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज भारत है, तो उसमें आपातकाल के दौरान हमारे लोकतंत्र सेनानियों के द्वारा जो संघर्ष किया गया, जिस प्रकार का अन्याय हुआ, जिस प्रकार का अत्याचार हुआ, उसकी एक विस्तृत प्रदर्शनी यहाँ पर लगी हुई है। वो हम सबको देखनी चाहिए और सच में बड़ा विस्तृत प्रदर्शनी है वो। उसमें पूरे देश भर के जो प्रमुख उस समय के जो भी कृत्य हुए वो सब उसी में प्रदर्शित किए गए हैं। और 25 जून 1975 की वह काली रात भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का ऐसा काला अध्याय है जो हमेशा स्मरण में रहेगा। और सच में वैसे तो मैं हर वर्ष जो है ये कार्यक्रम हमारे एक सरकारी कार्यक्रम जैसा भी होता था, लेकिन इस बार सबका सुझाव आया कि पार्टी का कार्यक्रम किया जाए, उसी में सबको आमंत्रित किया जाए, सब लोग एक साथ यहाँ पर जो भी हमारे लोकतंत्र सेनानी हैं उनका सम्मान किया जाए। और पिछले 2-3 वर्षों में लगातार लोकतंत्र सेनानियों के बीच में रहा, उनको हर वर्ष सम्मान करने का मुझे अवसर मिला, मैं अपना उसको सौभाग्य कहूँगा। और पहले वर्ष किया और उसके अगले वर्ष देखा तो मैंने कि लोकतंत्र सेनानी भी जितने थे उसमें से वो भी कम हो गए और बहुत भावुक करने वाला था। ऐसा लग रहा था
मैंने पिछले वर्ष कहा जब पूरे प्रदेश भर के सभी लोकतंत्र सेनानियों को हम लोगों ने एक जगह पर बुलाया था, उनको आमंत्रित किया था, तो मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पिताजी भी इन्हीं के साथ जो है इनके साथ चल के आ गए हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें से मैं देख रहा हूँ कि पहले साल इतने लोग थे, फिर उसमें से 5-7 कम हो गए, फिर 5-7 कम हो गए, इसलिए वो सभी हमारे लिए पूजनीय हैं। उनका जितना हम सम्मान कर पाएँ वो हमारे लिए कम है, और उनको सम्मान करना ये स्वयं का सम्मान है, स्वयं का गौरव बढ़ाना है। हम सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी की सरकार ने किस तरह से अपनी डगमगाती हुई सत्ता को बचाने के लिए आपातकाल देश पर थोपा था। वो पूरा अभी नरेश जी ने बहुत विस्तार से बताया, और ये आज का ये दिन केवल एक काले अध्याय को स्मरण करने का अवसर नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के रक्षा का, उसके मूल्यों के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को दोहराने का भी अवसर है। उन सभी को नमन करने का भी अवसर है जिन्होंने इसमें अपनी आहुति दी है और अपने प्राणों की परवाह नहीं की, जेल की यातनाएं सही। ऐसे ऐसे नौजवान जिनकी उम्र 15 साल 17 साल, छोटे छोटे आयु में अपने कोई परिवार की परवाह नहीं की, बहन की राखी को नहीं देखा, माँ की ममता को नहीं देखा, और दीवाने चल पड़े। तभी आज लोकतंत्र हमारा कायम है। लोकतंत्र सेनानियों के त्याग, साहस, समर्पण के कारण ही आज भारत में लोकतंत्र पुनः स्थापित हो सका है। मैं इस मंच से उपस्थित यहाँ पर सभी हमारे लोकतंत्र सेनानियों के चरणों में श्रद्धापूर्वक मैं नमन करता हूँ, और ये मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबका सम्मान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सच में आपका सम्मान, स्वयं को सम्मानित करना, स्वयं को गौरवान्वित करना, ये अनुमन्य हम सब कर रहे हैं, क्योंकि आप सब लोगों ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष और त्याग की जीवंत प्रेरणा हम सबके समक्ष आने वाले समय के लिए भी रखी है। और अच्छा होगा कि हमारे नई पीढ़ी के लोग सच में उनको जो है इसका स्मरण बार बार कराया जाए, कि बार बार उनको लगे कि भाई आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो इसमें इतनी बड़ी भूमिका है, इतना बड़ा संघर्ष है। भाइयों बहनों, भारत का संविधान हमें अधिकार देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, ये अपने आप में स्वतंत्र विचार रखने का अधिकार देता है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने की प्रेरणा भी देता है। जिस संविधान को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, संविधान सभा के महान निर्माताओं ने देश को समर्पित किया था, आपातकाल के दौरान उसी संविधान को तार तार करने का प्रयास किया गया। कांग्रेस ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए लोकतंत्र को बंधक बनाया, संविधान की गला घोटने का घोर अपराध किया, और उस वक्त सारे अधिकार छीन लिए गए। अभी बाहर देख रहे थे इंडियन एक्सप्रेस का हम लोग, तो उसमें वो एक बार तो पूरा का पूरा ब्लैंक अखबार, अभी डॉक्टर भसीन जी से मैं चर्चा कर रहा था, चले गए डॉक्टर साहब क्या, अच्छा उधर बैठे, पूरा का पूरा अखबार ब्लैंक निकाला गया, उनकी बिजली काट दी गई, दफ्तर सील कर दिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, और जो भी उस सरकार के खिलाफ बोलता था उसको जेल में डाल दिया जाता था। जयप्रकाश नारायण जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, ऐसे राष्ट्रभक्तों को अपराधियों की तरह सलाखों के पीछे डाल दिया गया। देश की जनता को भय और दमन के वातावरण में जीने के लिए मजबूर कर दिया गया, न्यायपालिका को भी बंधक बना लिया गया। तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं थी और क्या था। और कांग्रेस का जो विभत्स चेहरा था वो पूरे देश के सामने आया, और एक परिवार के आगे, अहंकार के आगे लोकतंत्र और संविधान, उसकी धज्जियां उड़ा दी गई। लेकिन कांग्रेस ये भूल गई कि भारत की भूमि है, ये सनातन की भूमि है,
ये आस्था और श्रद्धा की भूमि है। और हम कहते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड तो है ही है, लेकिन ये पूरी भारत भूमि वैसे देवभूमि है। और यहाँ की जनता कभी तानाशाही को स्वीकार नहीं करती है, इसलिए जनता ने अपने वोट की ताकत से लोकतांत्रिक तरीके से इस प्रकार की अहंकारी, अत्याचारी, अन्यायी करने वाली सत्ता को उखाड़ फेंका और ये साबित कर दिया कि भारत में सत्ता एक परिवार की बपोती नहीं है, बल्कि उसकी असली मालिक कोई है तो देश की जनता जनार्दन है। भाइयों बहनों, आज कांग्रेस के लोग आप देखते होंगे हाथ में संविधान की प्रति लेकर ढोंग करते हैं, जगह जगह पर संविधान दिखाते हैं, संसद के अंदर आते हैं संविधान दिखाते हैं और जगह जगह घूम घूम कर एक नाटक करते हैं, जबकि सभी ये भली भांति जानते हैं कांग्रेस का इतिहास ही संविधान को अक्षम करने में, उसका गला घोटने का रहा है। आपातकाल के उस कठिन समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनसंघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे अनेकों राष्ट्रवादी संगठनों ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए अभूतपूर्व कार्य किया, जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और इन संगठनों के हजारों स्वयंसेवकों ने अपनी जान की परवाह नहीं की, भूमिगत रहकर आंदोलन की कमान संभाली। अभी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी चित्र देख रहा था वहाँ पर प्रदर्शनी में, जब उन्होंने एक युवा प्रचारक के रूप में भूमिगत होकर इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भूमिका निभाई, सिख बन के, हाँ, पगड़ी लगा के। मोदी जी ने गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन से लेकर आपातकाल के विरोध तक लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने को पूरी तरह से समर्पित करके सर्वस्व तरीके से उसमें लगाने का काम किया। और आज मुझे कहते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि उसी तपन से निकलकर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के शानदार 12 वर्षों का ऐतिहासिक कालखंड पूरा किया है। और इन 12 वर्षों में अनेक ऐतिहासिक कार्य देखे हैं देश ने, चाहे धारा 370 का समाप्त होना हो, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, या डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, वक्फ संशोधन जैसे कानून, नागरिक संशोधन जैसे कानून। लेकिन यदि आज कोई मुझसे पूछे कि 12 वर्षों के ऐतिहासिक और अभूतपूर्व निर्णयों में मूल में क्या है, तो मैं यही कहूँगा कि इसके मूल में है अंत्योदय का संकल्प और राष्ट्र प्रथम की भावना और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही मूल मंत्र रहा है। इन्हीं मूल्यों के कारण आज विकास की जो किरण है वो केवल बड़े बड़े शहरों के में ही नहीं, बल्कि देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, गांव में, गरीब की झोपड़ी में, किसान के खेत में, महिलाओं की रसोई में और हमारे युवाओं के स्टार्टअप तक पहुंची है। ऐसे युवा जो प्रतिभावान हैं, क्षमतावान हैं, स्किल्ड हैं, लेकिन वो अभाव में पीछे न रहें, उन सबको आगे आने का मौका मिलना चाहिए। उसमें सरकार सहयोगी बन रही है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों के अलावा देश के दूरस्थ और पिछड़े इलाकों में आज़ादी के बाद पहली बार शासन खुद चलकर पहुंचा है, यानी कि सरकार घर घर तक पहुंची है, गांव-गांव तक पहुंची है। जिस आदिवासी समाज को कांग्रेस ने दशकों तक मुख्य धारा से दूर रखा और केवल उसे अपना वोट बैंक समझा, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वो आदिवासी समाज देश की विकास यात्रा का सहभागी नहीं बन रहा है, बल्कि राष्ट्रपति पद, मुख्यमंत्री पदों पर बैठकर देश का नेतृत्व कर रहा है। साथ ही हमारी माताओं बहनों को उज्ज्वला योजना, हर घर नल से जल, 33% आरक्षण,
के सम्मान के अवसर मिल रहे हैं। युवाओं को मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया से रोजगार और उद्यमिता के नए पंख मिल रहे हैं। किसानों के प्रोत्साहन के लिए, उनके सम्मान के लिए कि अन्नदाता किसान जिस मेहनत से, परिश्रम से अन्न का उत्पादन करता है, उसका सम्मान हो, किसान निधि उनके सीधे बैंक खातों में पहुंच रही है। और देश में 80 करोड़ लोगों को कोरोना महामारी के समय से गरीब कल्याण अन्न योजना, मुफ्त राशन योजना आज पहुंच रही है। 50 करोड़ से अधिक लोगों को दुनिया की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत योजना। जब हम आयुष्मान भारत योजना की बात करते हैं और 2 लाइन बोल देते हैं, 1 लाइन बोल देते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये काम पूरा हो गया। अब कई बार मेरे मन में प्रश्न उठता है, थोड़ा मुझे लगता है कि आप लोग भी बहुत देर से भाषण सुन रहे हैं। वैसे कुछ वृत्तांत बड़े अच्छे रोचक भी आ रहे थे, लेकिन सुनते सुनते हम लोग बोर भी हो जाते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार मेरे मन में प्रश्न उठता है कि देश की आज़ादी के 60 साल बीत गए, 70 साल बीत गए, क्या उन गरीबों के बारे में नहीं सोचा जाना चाहिए जिनके पास कोई अपना इंतजाम नहीं है, किसी प्रकार के साधन नहीं है? बीमार पड़ने पर उनके परिवार की क्या स्थिति होती थी? किस प्रकार से उनके परिवार के लोग अपने बड़े बुजुर्गों का इलाज करवाने में उनकी ज़मीन बिक जाती थी, जेवर गिरवी रख दिए जाते थे, कर्जा उनके ऊपर हो जाता था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा। प्रधानमंत्री मोदी जी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सोचा कि हर उस गरीब को 5 लाख रुपए तक का इलाज पूरे वर्ष भर मुफ्त में मिलना चाहिए। और ये योजना केवल भारत की नहीं, ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी योजना है और आज उसका लाभ मिल रहा है। उत्तराखंड में लगभग 61 लाख लोगों के यहाँ कार्ड बने हैं। 61 लाख लोगों तक सीधे ये योजना पहुँच रही है। 2200 करोड़ से अधिक की धनराशि अभी तक इसमें खर्च हो चुकी है। या करोड़ों लोगों को आज पक्के घर मिलना हो, 4 करोड़ से अधिक लोगों को आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर मिल गए। किस प्रकार से उन बच्चों के अंदर एक हीन भावना आती थी कि झोपड़ी में रहना पड़ता था, बरसात में तमाम अव्यवस्थाओं से गुजरना पड़ता था, परेशानियों से गुजरना पड़ता था। ऐसे गरीबों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार इन 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के देने में सार्थक प्रयास हुआ है उनके। यही उस लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप है जिसकी रक्षा के लिए हमारे लोकतंत्र सेनानियों ने अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया था। एक ऐसा लोकतंत्र जहां सत्ता का केंद्र एक परिवार नहीं बल्कि देश का अंतिम स्थान पर खड़ा हुआ व्यक्ति होता है। भाइयों बहनों, आज जब हम अमृतकाल की यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं, तब हमें अपने लोकतंत्र सेनानियों के योगदान को कभी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने अपने संघर्ष से इस यात्रा की मजबूत नींव रखने का काम किया है। मैं मानता हूं कि अमृतकाल की इस यात्रा की मजबूत नींव हमारे सभी लोकतंत्र सेनानियों ने रखी है। इसलिए इन सेनानियों का सम्मान केवल अतीत का स्मरण मात्र नहीं है, बल्कि भविष्य के भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि आने वाली पीढ़ियां उनको हमेशा अपने स्मरण में रखें, उनसे प्रेरित होकर हमेशा अपने कर्म क्षेत्र में काम करें। इसी भावना के साथ हमारी राज्य सरकार ने भी 2023 में लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान निधि को बढ़ाया और साथ ही आपातकाल के दौरान जेल गए लोकतंत्र सेनानियों और उनके आश्रितों को, उनके जीवन साथियों को विशेष पहचान पत्र भी जारी किए हैं। कुछ काम हम निरंतरता से और भी कर रहे हैं, धीरे धीरे उसमें कहीं पर और करने की आवश्यकता है, जैसा मुझे बताया गया है। इसके अलावा हमारे राष्ट्रीय पर्वों और महत्वपूर्ण अवसरों पर लोकतंत्र के आप जैसे प्रहरियों का सम्मानपूर्वक स्मरण करने और महान आपके योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए भी हम निरंतर प्रयासरत हैं। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि उत्तराखंड सरकार आपके सम्मान के लिए, आपकी गरिमा और समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
भाइयों बहनों, आज आवश्यकता इस बात की है कि हम देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए इतिहास के इस काले अध्याय को नई पीढ़ी तक अवश्य पहुंचाएं। नई पीढ़ी इससे विस्मृत न हो, वो हमेशा अपने स्मरण में रखे। उन्हें बताएं कि लोकतंत्र हमें बहुत आसानी से नहीं मिला है, इसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष हुआ है, बहुत बड़ा बलिदान हुआ है, अनेकों लोगों ने संघर्ष किया है, यातनाएं सही हैं। हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में कोई भी सत्ता लोकतंत्र और संविधान से ऊपर स्वयं को न समझे। आइए आज हम सब मिलकर इस संकल्प लें कि अपने लोकतंत्र को हम अक्षुण्ण रखेंगे, मजबूत रखेंगे, राष्ट्र प्रथम के मार्ग पर चलेंगे और उत्तराखंड को भी देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प में उसको पूरा करने में अपना योगदान देंगे। अंत में मैं पुनः देश के लोकतंत्र को बचाने वाले सभी सेनानियों को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका, आयोजकों का यहाँ पर विशेष रूप से धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा